दोस्तों नमस्कार। सृजन सफ़र के नए अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी नई शख्सियत, किसी नए व्यक्तित्व के साथ। यह हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच सुप्रसिद्ध लेखक, साहित्यकार और कला समीक्षक ज्योतिष जोशी जी मौजूद हैं। अभी हाल ही में उनका पटना आगमन हुआ। ये उनकी प्रमुख किताब है आधुनिक कला आंदोलन। ये किताब चित्रकला की आधुनिक यात्रा का कहें दस्तावेज है, इतिहास है। लगभग 550 साल का जो आधुनिक चित्रकला है उसके कई महत्वपूर्ण मोड़ हैं, जो मकाम है, उन पर काफ़ी परिश्रम से हिंदी में यह किताब लिखी है। ज्योति जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि हमें अभी कला की यात्रा के बारे में जानने से पहले आप अपनी प्रारंभिक निजी यात्रा के बारे में बताएं। कहाँ जन्म हुआ, परिवार के बारे में, और कैसे कला की दुनिया की तरफ आना हुआ। मैं तो इसी प्रदेश का हूँ, बिहार का। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर मेरा ज़िला है गोपालगंज। उसके तहत कटिया थाने के अंतर्गत एक गांव है धर्मकता, जहाँ मेरा जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा स्थानीय स्तर पर हुई। मैंने 10वीं तक की परीक्षा कल्याणपुर उच्च विद्यालय है वहाँ से दी और वहाँ से उत्तीर्ण हुआ। और प्राथमिक से लेके जो मिडिल स्कूल तक की शिक्षा है वो हमारे गांव के पड़ोस के विद्यालयों में हुई। इंटरमीडिएट और बीए ऑनर्स की शिक्षा हमने गोपेश्वर कॉलेज हथुआ से ली। दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी से एमए का पाठ्यक्रम पूरा किया और उसके बाद स्वास्थ्य कारणों से 1 साल गतिरोध रहा। गांव आया, बीमार हो गया, तो प्रवेश परीक्षा दी थी जेएनयू में एमफिल के लिए, लेकिन बीमार हालत में मैं साक्षात्कार के लिए उपस्थित न हो सका। इस वजह से 1 साल बैठना पड़ा और पुनः 91 में मैंने प्रवेश परीक्षा दी एमफिल की। और 91 में ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एमफिल में प्रवेश हुआ। फिर एमफिल के बाद हमने जैनेंद्र कुमार के उपन्यासों पर पीएचडी की डिग्री ली। हमारे जो गाइड थे हिंदी के सुप्रसिद्ध आलोचक मैनेजर पांडे, जो हमारे स्थानीय ही थे, तो उनके अधीन हमने शोध कार्य संपन्न किया। लेकिन ये कहना चाहिए कि जब मैं दिल्ली गया तो अमूमन हर बिहारी युवक की ही तरह मैं भी इसी सनक में गया था कि मैं अर्थोपार्जन करूंगा और पढ़ूंगा। किसान परिवार से ताल्लुक़ रखने के कारण ऐसी स्थिति न थी कि दिल्ली की शिक्षा दीक्षा का खर्च पिता उठाते। और हमारे साथ एक विडंबना ये भी जुड़ गई थी कि बचपन में ही शादी हो गई थी, तो उसका भी दबाव था कि अनावश्यक बोझ माता पिता पर हमारे परिवार का भी पड़ रहा है। मैंने परिवार मतलब निजी परिवार। तो फिर ये सिलसिला शुरू हुआ पत्रकारिता का, जिसको फ्रीलांसिंग कहते हैं, यायावरी लेखन अखबारों में। और उसके पृष्ठभूमि में बता दूं कि इंटरमीडिएट में ही मैंने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया था। तो हथुआ के बगल में ही मीरगंज है, जो हथुआ स्टेट की चट्टी कहा जाता था। वहाँ से एक सारण संदेश नाम का बड़ा प्रसिद्ध अखबार था, छपरा सिवान गोपालगंज का अर्ध साप्ताहिक अखबार था। तो उसके संपादक लक्ष्मण पाठक प्रदीप थे, जो भोजपुरी के बड़े प्रसिद्ध कवि थे, व्यंग्यकार थे। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने व्याकरण से स्नातक की उपाधि ली थी। तो उन्होंने मुझे विशेष संवाददाता बनाया
और उन दिनों आकाशवाणी की बड़ी धूम थी, पटना की, गोरखपुर की, तो रेडियो में बहुत सुनता था। तो शुरू में ही ये शौक़ था मन में कि हम भी इस तरह से बोलते, कुछ लिखते पढ़ते, कार्यक्रम देते। वो लिखने पढ़ने का सिलसिला इस तरह से जुड़ा। रिपोर्टिंग अखबार के लिए करता था, फिर सांस्कृतिक गतिविधियों की रिपोर्ट करता था। उन दिनों फिर अभिनव विहार और पाटलिपुत्र टाइम्स पटना से निकलते थे। अभिनव विहार महत्वपूर्ण पत्रिका थी और पाटलिपुत्र टाइम्स महत्वपूर्ण अखबार था। तो उन दिनों अभिनव विहार जैसी पत्रिका में और पाटलिपुत्र टाइम्स जैसे अखबार में लिखने का संयोग मिला और मेरे लिखे लेख को छापा गया, प्रकाशित हुआ। उन दिनों आर्यावर्त में भी 1-2 टिप्पणियाँ मैंने लिखी थीं और प्रकाशित हुआ। फिर बीए में रहते रहते मैंने 15 दिन आकाशवाणी गोरखपुर की युवावाणी कार्यक्रम के लिए एंकरिंग का काम किया। तो मौसिना खान, उदिता श्रीवास्तव जैसे एंकर थे, तो उनका बड़ा स्नेह मिला। और गोरखपुर हमारे गांव से बहुत नज़दीक है, लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है, तो आना जाना बड़ा आसान था। तो वहाँ मैं आशा लॉज में 15 दिन रहा था। तो ये पृष्ठभूमि थी। यही पृष्ठभूमि दिल्ली में मेरे काम आई। वहाँ मैंने नाट्य प्रस्तुतियाँ देखनी शुरू की, फिर अखबारों में पुस्तकों की समीक्षाएँ लिखने लगा, उससे धनार्जन होने लगा, तो काम धाम अपना चलने लगा। उसी आसपास में हिंदी के प्रसिद्ध कवि और नाट्य आलोचक नेमिचंद जैन से जुड़ा। उन्होंने नटरंग प्रतिष्ठान नाम की संस्था बनाई थी। तो उस संस्था में मैं शोध अधिकारी हुआ और उनके साथ नटरंग पत्रिका में सहायक संपादन का काम देखने लगा। तब तक मैं जेएनयू में आ ही गया था। तो जेएनयू में पढ़ने के दौरान भी नटरंग प्रतिष्ठान की अपनी सेवा मैंने जारी रखी। और इसी क्रम में मेरी 2 किताबें भी छपीं जो इधर उधर के लेखों के संकलन थे। एमफिल का जो लघु शोध प्रबंध था वो भी पुस्तक के रूप में आई। और एक संपादित किताब राजकमल प्रकाशन से 94 में आई जो नेमिचंद जैन पे मैंने संपादित की। और 95 में ललित कला अकादमी में हिंदी संपादक के पद पर मेरी नियुक्ति हुई। उस समय भी मैं जेएनयू में शोध ही कर रहा था। शोध का काम तो 97 में पूरा हुआ, लेकिन विद्यार्थी रहते रहते मैंने 2 बरस की नौकरी जेएनयू के छात्रावास में रहते हुए ही की। और उस संचित पैसे से एक छोटा सा घर खरीदा। और 97 में जब शोध प्रबंध मैंने जमा किया तो गांव से बच्चों को बुलाया, पत्नी को बुलाया। वो रोहिणी नाम का इलाका है दिल्ली में, उत्तर पश्चिम का इलाका है। तो अब इससे ये 2 बातें स्पष्ट होती हैं कि नटरंग प्रतिष्ठान से जोड़ने के बाद लगातार 5 साल में नटरंग जैसी महत्वपूर्ण पत्रिका के संपादन से जुड़ा, सैकड़ों प्रस्तुतियाँ देखीं और नाटक रंगमंच पर जितने लेख आए उनको पढ़ा, उनको संशोधित किया। और बड़ी अंतरंगता हुई देश भर के रंगकर्मियों से जो लगातार आते थे, मिलते थे। तो उससे रंग कर्म को जानने का, नाटक को समझने का संस्कार मिला और वो मेरे लिखने के एक धर्म के रूप में स्थापित हो गया। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि नेमी जी ने ये शर्त रखी थी कि जब तक तुम कम से कम 50 नाट्य प्रस्तुतियों को नहीं देखोगे तब तक नटरंग में तुम्हारी एक भी समीक्षा नहीं छपेगी। तो मैंने 50 से ऊपर प्रस्तुतियां जब देख लीं और उन पर लगातार विचार विमर्श किया, उसके बाद नेमी जी ने छूट दी कि अब तुम्हारी लिखी हुई समीक्षा नटरंग में छपेगी। हालांकि दूसरी जगह में लिखता था, पर नटरंग के लिए ये शर्त थी। और 95 में जब ललित कला अकादमी में नौकरी हुई मेरी,
तो समकालीन कला नाम की पत्रिका का संपादन करना था, जो देश की राष्ट्रीय कला पत्रिका थी हिंदी की। तो नौकरी तो शुरू की मैंने, लेकिन हमारे लिए संकट ये था कि जब तक हम ललित कला को, चित्रकला को, उसके विस्तृत इतिहास को और उसके निकष को नहीं जानेंगे, तब तक हम कैसे समकालीन पत्रिका का संपादन करेंगे। और उसके साथ साथ ये भी चुनौती थी कि हमें कला पर किताबें भी संपादित करनी थीं, कला पर कार्यक्रम भी करने होते थे। तो फिर वो मैंने सिलसिला ये बनाया कि हमको साहित्य और रंगमंच के अलावा चित्रकला को भी अपने लेखन में और अपनी समझ में स्थान देना है। तो हमने लगातार अध्ययन मन शुरू किया और बड़ी समृद्ध पुस्तकालय ललित कला अकादमी के पास है। उसमें एक से एक महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, पत्रिकाएं हैं जो दुनिया भर से ली गई थीं और लगातार आती हैं पुस्तकें पुस्तकालयों में। तो उससे बहुत लाभ हुआ, बड़े बड़े चित्रकारों से मिलना हुआ, कई बार अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भी हुए। तो बाहरी जो विदेशी चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, जर्मनी के, फ्रांस के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, उनसे भी इंटरेक्शन हुआ, अंतरंगता हुई और जानने समझने का अवसर बना। तो फिर मैं कला में भी लिखने लगा। तो मूलतः तो मैं आधुनिक साहित्य का विद्यार्थी था, तो साहित्य में तो लिख ही रहा था, रंग कर्म पर भी लिखने लगा और उसके बाद चित्रकला भी शामिल हो गई संस्कार में, तो चित्रकला पर भी लिखने लगा। तो चूँकि ललित कला अकादमी में संपादक के पद पर था, हिंदी अंचल से था और इस बात को भली भांति समझता था कि भारत में हिंदी अंचल सांस्कृतिक रूप से विपन्न है, पढ़ने लिखने की स्थिति दयनीय है, जो अध्यापक हैं वो मेहनत नहीं करते और सांस्कृतिक स्तर पर जितने इदारे हैं, जितने संस्थान और संगठन हैं, वह भी नाना तरह के धड़ों में, दलों में विभाजित हैं, राजनीति में विभाजित हैं और उनका कोई शुद्ध लक्ष्य नहीं है कि संस्कृति कर्म को समुन्नत करना है। भाषा के प्रति भी अराजकता है। इसी बीच बहुत सारे कला छात्र और शोधार्थी मिलने जुलने के क्रम में हमसे टकराए आए, तो उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शिक्षा दीक्षा देखी, तो ये संकल्प लिया कि हमें साहित्य की आलोचना, रंगकर्म की आलोचना के साथ साथ कला की आलोचना को भी यथासंभव अपनी सामर्थ्य के मुताबिक जो संभव हो सके उसमें हमें करना है और इस दिशा में हमने लगातार प्रयत्न किया। जैसे बड़ी दिलचस्प बात आपने कही और आपका जीवन भी कुछ ऐसा रहा कि साहित्य के विद्यार्थी रहे, उसकी आलोचना लिखी, फिर नाटक की तरफ गए, फिर कला की तरफ गए। अमूमन ऐसा पिछले 20-25 वर्षों से जो अनुभव रहा है कि कंपार्टमेंटलाइजेशन है साहित्य के लोगों की, उधर आवाजाही नहीं रहती, एक तरह का बैरियर है। तो क्या आलोचना लिखते समय जैसे हर की अपनी अलग भाषा है, अलग बर्ताव है, अलग शब्दावली है, क्या उस स्तर पर कोई चुनौती का भी सामना करना पड़ा या साहित्य ने मदद की? नहीं, साहित्य ने मदद की, रंग कर्म ने भी मदद की, जो रंग दृष्टि है उससे भी हमें मदद मिली। लेकिन ये तो है ही कि चित्रकला को, मूर्ति कला को, सिरामिक को, छापा कला को, ये सारी जो कला विधाएं हैं कला की, उनकी अलग भाषा है, उनकी रंगत अलग है, उनके निकष अलग हैं, उनको देखने समझने बरतने की दृष्टि अलग है। तो चुनौतियां तो मिली और चुनौतियां इस स्तर पर भी मिलें कि पृष्ठभूमि में बहुत समृद्ध काम नहीं थे जिनसे हमें मदद मिलती, तो नए सिरे से उनकी समझ बनानी पड़ी। लेकिन एक बात तो मैं बहुत ईमानदारी से ये कहूँगा कि अगर आपके पास विवेक है, आपके पास एक दृष्टि है, तो
उन चुनौतियों से आसानी से रास्ते निकल आते हैं और उससे आप समृद्ध होते हैं। अब ये बेहद दिलचस्प बात है जो मैं बताऊंगा तो आपको भी शायद अच्छा लगे कि रंगमंच को जानने समझने के बाद, चित्रकला को जानने समझने के बाद, साहित्य के ही जिन कोनों को हम देख पाते हैं, जिस समग्रता में हम उसको परख पाते हैं, वैसा अगर इन दोनों कलाओं से हम वंचित रहते तो नहीं देख पाते। अब मैला आंचल या गोदान में जो हमारे बड़े कथाकारों की जो रंग योजना है, जो शाब्दिक निर्मिति है, जो दृश्यता है, जो भंगिमाएं हैं संवाद में, जो चरित्रों के संघर्ष के जो फ्लैशेस हैं, अगर रंग कर्म की दृष्टि से और कला की चेतना की दृष्टि से उसको आप समझने की चेष्टा करें तो जिन अर्थ स्तरों तक आप पहुंचते हैं वो विस्मयजनक होते हैं। अब वो रेणु के मैला आंचल को या गोदान को या दूसरे तमाम उपन्यास हैं, झूठा सच है, जिंदगी नामा है, प्राग दरबारी है, या नौकर की कमीज है, उस चिड़िया का नाम है, वे दिन है, नहीं जो हम ये बाढ़ भट्ट की आत्मकथा है, जो हमारे महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, जो महत्वपूर्ण कहानियां हैं, जो रचनाएं हैं, उनको देखने की, उनको बरतने की और उनको ग्रहण करने की जो समझ है वो विस्तृत होती है इन कलाओं से। हालांकि ये भी स्पष्ट है और मैं मानता हूँ कि किसी भी देश की, किसी भी अंचल की जो सांस्कृतिक समझ बनती है वो सारी कलाओं से बनती है। हमारे यहाँ दुर्भाग्य ये रहा है, और ख़ास तौर पर हिंदी पट्टी का, कि हमने साहित्य की दृष्टि से ही अपनी संस्कृति को समझने की हमेशा कोशिश की। तो इससे एक इकहरी दृष्टि ही हमारी बनती है, हमारी समग्र दृष्टि नहीं बन सकती। हम अगर निर्मल वर्मा, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार की बात हम करते हैं तो हमें M.F. हुसैन की, गायतोंडे की, तैयब मेहता, अंजलि इला मेनन की भी बात करनी पड़ेगी। हमें K.N. पणिकर, हबीब तनवीर, सत्यदेव दुबे की भी बात करनी पड़ेगी। उसमें गिरीश कार्नाड, बादल सरकार भी आएंगे, उसमें बिरजू महाराज, सोनल मानसिंह भी आएंगे। ये ठीक है कि सारी कलाओं का परिसर भिन्न है। आवाजाही से हम एक दूसरे को सीखते हैं, समृद्ध होते हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन सबका परिसर भिन्न है, कोई किसी पर निर्भर नहीं है, स्वायत्त। हाँ, सब स्वायत्त हैं। एक चित्रकार एक सुंदर कहानी से, एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति से, एक सुंदर सांगीतिक या नृत्य प्रस्तुति से सीख सकता है, तो उसके जो सीखने का आधार है वो आधार उसकी अनुभूति को गहराई देता है। महत्वपूर्ण उस गहराई का है, महत्वपूर्ण उसका प्रक्षेपण करने का नहीं है। एक चित्रकार का काम ये नहीं है कि कहानी को पेंट करे या किसी नाटक के दृश्य को पेंट करे, उसका काम वो नहीं है। उसी तरह से किसी रंगकर्मी के लिए किसी चित्रकृति को अभिव्यक्त करने का और उसे साधारणीकरण करने का उद्यम बहुत उपयोगी नहीं होता। असल मामला अनुभूति का है। और जो लोग ये कहते हैं, और मैं इस बात का सदा से विरोधी रहा हूँ, और ये बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए
कि अब वो पश्चिम में ही आधुनिक कला आंदोलनों के दौरान चित्रकारों ने चर्च के दबावों को मानने से इनकार किया, ईसा मसीह की सीरीज को पेंट करने से इनकार किया, वो परियों और देवदूतों को चित्रित करने से इनकार किया। और इसलिए किया कि उन्हें कला बचाना था। इसीलिए उन्होंने कला कला के लिए का नारा दिया कि कला जब बचेगी और जब वह स्वायत्त होगी तभी वह जीवन को भी देख सकती है और किसी दिए हुए विषय को दबाव पर कराए गए काम में कला सिर्फ कला होने का आभास दे सकती है, कला नहीं हो सकती। हमारे यहाँ साहित्य में ज़्यादातर लोग इसको बिना जाने बूझे कुछ का कुछ कहते रहते हैं और जीवन से उसको विमुख मानकर चलते हैं। बात ये नहीं है। उसी तरह से एक कविता को तो कविता होना चाहिए, एक कहानी को कहानी होना चाहिए, वैसे ही एक चित्र को चित्र होना चाहिए। पहले वह अपने कला माध्यम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से स्वायत्त करते हुए अस्तित्व में आए, उसके बाद उसमें जीवन स्वतः आएगा। तो अपनी अनुभूति को जब वह व्यक्त करेगा तो यंत्रणा को ही व्यक्त करेगा, यातना को ही व्यक्त करेगा। और फिर जब वो व्यक्त करेगा तो वो समाज का प्रतिनिधि है, उसके अकेले की अभिव्यक्ति वो नहीं होगी। लेकिन जिस व्यक्ति ने इस तरह का जीवन नहीं जिया है, आत्मानुभव जिसमें नहीं है, आत्मानुभूति नहीं है, और जिसने स्वानुभूति भी नहीं की है, दूसरे की पीड़ा को कायांतरित करके नहीं समझा है, वह अगर किसी दबाव में यातना को, तकलीफ को, दुख को, अवसाद को, गैर बराबरी को अगर एक प्रचलन मानकर अंकित करता है कैनवस पर, तो पकड़ा जाता है। उसमें वो जीवंतता नहीं आ सकती, वह कृति कभी सजीव नहीं हो सकती। इसीलिए कविता में भी या कहानी में या उपन्यास में हम अगर किसी कार्य सूची पर काम करते हुए चलते हैं कि नहीं, हमको यही लिखना है, हमें समाज में क्रांति करनी है, हमें सत्ता परिवर्तन करना है, हमें वर्ण व्यवस्था मिटा देनी है, तो फिर जो साहित्य का जो मूल स्वरूप है, उसकी जो स्वायत्तता है, जो उसका मूल स्वरूप है, उसकी जो आत्मा है, वो खंडित होती है। कोई भी बड़ी कृति अपने भीतर से प्रकट होती है। और साहित्य नारा नहीं है, कोई भी कला रूप नारा नहीं है। वो आपको धीरे धीरे चेतना के स्तर पर विचलित करती है और आपको उसके प्रतिरोध के लिए खड़ा करती है, तैयार करती है। लेकिन अगर हम उसको एक माध्यम बना लें सामाजिक परिवर्तन का, तो वो फलीभूत नहीं होता। सामाजिक परिवर्तन तो तब होगा जब आप सड़क पर उतरेंगे, जब उसके लिए काम करेंगे, यत्न करेंगे। कलाएं आपको उसके लिए तैयार करती हैं। कलाओं का उसमें साहित्य भी शामिल है, चित्रकला भी है, रंगकर्म भी है। कलाएं आपको सबसे पहले मनुष्य बनाती हैं, आपके भीतर गैर बराबरी के बोध को नष्ट करती हैं, वो सामुदायिकता का संस्कार देती हैं और एक मनुष्य के नाते जो उसका स्वधर्म है, जो सबसे प्रेम करना है, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना है, किसी के दुख में शामिल होना है, किसी के अन्याय का प्रतिकार करना है, अगर ये संस्कार कलाएं आप में देती हैं जैसा कि उनका काम है, तो फिर धीरे धीरे परिवर्तन भी आता है। लेकिन ये कलाएं आपके हाथ में हथियार नहीं थमाती, और जो कलाएं हाथ में हथियार थमाने का काम करती हैं
वह नारों में बदल जाती, वह तत्काल से बाहर नहीं निकल पाती, वो और बिना तत्काल का अपने समय का अतिक्रमण किए कोई भविष्य की यात्रा नहीं करती कला। भविष्य की यात्रा करने के लिए समकालीनता का अतिक्रमण करना पड़ेगा। तो समकालीनता के अतिक्रमण का मतलब ये नहीं है कि भाई आप अपने समकाल में न रहिए, नहीं, आपको अपने समकाल में भी रहना है, लेकिन अपने समकाल में रहते हुए परे भी जाना है और भविष्य को दूर से देखना है कि हम किस तरह के समय को खड़ा कर रहे हैं जिसमें हम भविष्य में खड़े होके उनके संकटों का सामना कर सकें। बहुत अच्छी बात आपने की और बड़ा एक अच्छा पॉइंट बताया कि धर्म और राज सत्ता का जो दबाव था उससे कला को स्वायत्त बनाने के लिए ये नारा है। यहीं पर हम बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने की कि कला ने अपनी स्वायत्तता बहुत संघर्ष के बाद अपनी स्वायत्तता पाई है और उसको अपने उसके पैर एक समकालीनता में रहेंगे, अतिक्रमण भी करेगा। ये आपने जो ये किताब लिखी है भारतीय कला आंदोलन, आप लोग देख भी रहे होंगे, चित्रकला की आधुनिक यात्रा 1400 से 1965 तक, इस निकष पर से इस पैमाने पर देखें तो लगभग 565 वर्षों की आपने यात्रा को कवर किया है। तो अगर हम भारत के संदर्भ, हालांकि ये पूरे वैश्विक स्तर पर इसको ये देखने की ज़रूरत है, तो वैश्विक स्तर पर जो आपने जो बात की कला को देवदूतों और परियों और राजाओं से जो स्वायत्त बनाने का जो एक मोड़ है से लेकर अब तक, तो ये जो महत्वपूर्ण मोड़ है इस पर हम चाहते हैं कि थोड़ी सी रोशनी डालें, खास करके पहले 200 साल पर और उसके बाद फिर। और दूसरी बात यहीं पर आती है कि जो आपने हिंदी की बात की कि हिंदी में विपन्नता थी कला आलोचना को लेके, कला भाषा को लेके। कल मैं आपको सुन रहा था तो आप कह रहे थे कि लगभग ये जो किताब आई है 400 पृष्ठों की, हमने बहुत कुछ छांटा है, हिंदी में काफ़ी कुछ उपलब्धि है। तो पहले ये चाहेंगे कि हिंदी में जो कला आलोचना थी वो किस तरह की थी, क्या विपुल सामग्री थी और आपने वहाँ से निकाला या आपने कई स्रोतों से इसको लाने की? नहीं, देखिए ये बात तो सच है और कल भी इस पर चर्चा हुई, किताब में भी इंगित है कि जिसको हम आधुनिक कला कहते हैं वह आधुनिक कला तो पश्चिम की उपज है। हमारे यहाँ आधुनिक कला जैसी कोई अवधारणा नहीं थी और पश्चिमी कला आंदोलनों से प्रेरित होकर ही हमारे यहाँ नाना कलाकार समूह बने। हमारे यहाँ एकमात्र कला आंदोलन बंगाल कला आंदोलन है जिसके अगुआ अवनीन्द्रनाथ ठाकुर थे और उसमें नहीं, रवि वर्मा इसमें नहीं आते हैं। रवि वर्मा तो इसके पहले काम कर चुके थे जो उनको करना था, लेकिन आंदोलन की अगर हम बात करें, हाँ, तो अवनीन्द्रनाथ ठाकुर हैं, उस परंपरा में नंदलाल बोस हैं, क्षतेंद्रनाथ मजुमदार हैं, असित कुमार हालदार हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी हैं, एक पूरी जमात है उसमें। और उस दौर में देश भर में सैकड़ों बल्कि हज़ारों कह सकते हैं एक बड़ा उफान आया था और एक तरह से वो स्वदेशी आंदोलन था, वो स्वदेशी कला आंदोलन। और उसमें भारत की जो जातीय चेतना थी, भारत का जो एक खोया हुआ गौरव बोध था, उसको जगाने और उसको अंकित करने की चेष्टा की गई। उसके बाद तो बहुत सारे कलाकार समूह बने, कोई आंदोलन नहीं हुआ। जैसे प्रगतिशील कलाकार समूह, पीएजी जिसको कहते हैं, फिर बम्बई कलाकार समूह बना, फिर दिल्ली शिल्पी चक्र है, फिर कलकत्ता कलाकार समूह बना, फिर जम्मू कश्मीर में प्रगतिशील कलाकार समूह बना। इस तरह के अनेक कलाकार समूह बने और उनके माध्यम से भी जितने कलाकार समूह बने, तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि सारे कलाकार समूहों का
माने अलग अलग कलाकार समूहों का जो घोषणा पत्र तैयार हुआ, वो किसी न किसी विदेशी कला आंदोलन को आधार बना के वो घोषणा पत्र तैयार हुआ। उसमें वो देसी चेतना जैसी चीज नहीं है। अब अगर हम प्रोग्रेसिव कलाकार समूह की ही बात करें, अगर बात करें, हाँ, इसको इतनी तवज्जो क्यों मिलती है? लगता है कि भारत में आधुनिक चित्रकला आंदोलन पीएजी के पहले कुछ था ही नहीं, इस तरह की। नहीं, खैर ये अतिरेक है, क्योंकि पीएजी के पहले अमृता शेरगिल आ चुकी थी और अमृता शेरगिल ने प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद जैसे महत्वपूर्ण कला आंदोलनों के सूत्रों को ग्रहण किया और ख़ुद पेरिस में रह के शिक्षा दीक्षा ली। तो उन्होंने अपनी चित्रकला में आधुनिकता के अनेक तत्वों को प्रकट किया और भारत के दैन्य को लेकर, गरीबी और यातना को लेकर अनेक महत्वपूर्ण चित्रों की रचना की। और उन रचनाओं के माध्यम से उन्होंने दिखाया कि जो नायकत्व हो सकता है चित्र का, वो ये हो सकता है। जिस तरह से प्रेमचंद ने या फणीश्वरनाथ रेणु जैसे रचनाकारों ने समाज के सबसे गए बीते लोगों को नायक बनाया और उनके माध्यम से एक बड़ी लड़ाई लड़ी अपनी रचनाओं में। तो उसी तरह से अमृता शेरगिल ने दुखियारे भारतीयों को, भारतीय स्त्रियों को, विधवाओं को, नाना संकटों में पड़े हुए लोगों को अंकित करके ये दिखाया। और ख़ुद आपको आश्चर्य होगा कि भारत माता का एक चित्र अमृता शेरगिल का भी है, जो एकदम दैन्य में है। एक भारत माता तो अवनींद्रनाथ ठाकुर की है, और जो अमृता शेरगिल की भारत माता है वो जिस दैन्य में है वो देख के करुणा उपजती है। और सही अर्थों में जो भारत की दशा है और जिस तरह की बदहाली आज़ादी के बाद भी 70-75 वर्षों में पूरा देश झेल रहा है, जी रहा है, और भारत माता की जो अवधारणा हमने बनाई हुई है, तो उस पर विचार करने पे लगता है कि भारत माता ऐसी ही है जैसे अमृता शेरगिल ने बनाया। तो अमृता शेरगिल आप समझिए बम्बई कलाकार समूह से लेके कलकत्ता कलाकार समूह, दिल्ली शिल्पी चक्र जैसे कई कलाकार समूहों के आदर्श चित्रकार के रूप में चिन्हित की गई, और सबने ये संकल्प लिया था कि हम अमृता शेरगिल के कामों को आगे बढ़ाएंगे, उसी दृष्टि का विकास करेंगे। क्या हम, जो आपने एक पैमाना बनाया कि कला के लिए कि परियों और देवताओं और राजाओं से मुक्ति, तो भारतीय चित्रकला में ये पॉइंट अमृता शेरगिल से शुरू होता है? अब एक हद तक अमृता शेरगिल एक महत्वपूर्ण प्रस्थान सिद्ध होती हैं, लेकिन ये समझने की बात है कि हमारी अपने दृष्टि में गगनेंद्र नाथ ठाकुर ऐसे पहले कलाकार हैं जिनके चित्रों में, जिनके रेखांकनों में आधुनिकता के तत्व प्रकट होते हैं। वो पहले कलाकार हैं। वो अवनींद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। उसके बाद रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर के यहाँ जो भारतीय जीवन है, भारतीय स्त्रियों के विरूपित चित्र हैं, जो उनकी छवियां हैं, उसमें गहरी अर्थवत्ता है और गहरा यथार्थ है। और उन चित्रों को देखने के बाद जो पारंपरिक भारतीय स्त्री की जो छवि है वो ध्वस्त होती है, वो टूटती है, क्योंकि आदर्श और व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर करते हैं रविन्द्रनाथ। और तीसरे इस कड़ी में तीसरे बड़े कलाकार
जो आज भी वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं वो हैं जामिनी राय। जामिनी राय ने अपनी अपनी कला में भीलों की, आदिवासियों की जो कला परंपरा थी उसके रूप हाँ उसके रूपाकार को लिया और एक बदमूल कला रचना का जो फॉर्मेट था, जो पद्धति थी, उसको तोड़ा। तो उन्होंने इस माध्यम से भी जो अभिजन कला रूप था, अभिजन कला पैमाना था, उस पर आक्रमण किया जामिनी राय ने। और जामिनी राय की बड़ी निंदा हुई देश में, आपको पता हो। वो रिप्रोडक्शन को लेके थोड़ा ज़्यादा हुआ कि एक ही चित्र को कई बार बनाती नहीं, और अपने यहाँ हुआ, लेकिन जब न्यूयॉर्क टाइम्स में उनकी कला की प्रशंसा हुई तो रातों रात वो वैश्विक कलाकार मान लिए गए। उसके बाद सारी आलोचनाएं बंद हो गई। तो हमारे यहाँ तो ये बीमारी है कि बाहर के लोग इज्जत करते हैं तो हम भी करते हैं। पुरानी बीमारी, हाँ, पुरानी बीमारी है और हम उसको जीते जी स्वीकार नहीं कर पाते। और किसी भी, यही काम मूर्तिकला में राम किंकर बैज ने किया। राम किंकर बैज ने मूर्तियों की जो आकारिक संरचना थी वो बदल दी, उसको तोड़ फोड़ दिया और मूर्तिकला में अमूर्तन की परंपरा शुरू की राम किंकर बैज ने। तो ये नहीं कहा जा सकता कि प्रगतिशील कलाकार समूह के आने से ही कला आधुनिक हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी पृष्ठभूमि थी और बड़ी सशक्त पृष्ठभूमि थी, लेकिन प्रगतिशील कलाकार समूह ने ये काम जरूर किया कि भारत की गरीबी को, भारत के दैन्य को, भारत के विभाजन को, हिंदू मुस्लिम वैमनस्य को पूरी करुणा के साथ अंकित किया। इसमें आरा ने, सूजा ने, सदानंद बाकरे या हुसैन ने या रजा ने, अब रजा के ही आप उन दिनों के काम देखें तो उन दिनों आकृति मूलक काम थे। तो जो उनके काम हैं, जो उदास भवनों के अक्ष हैं, वो बहुत विचलित करते हैं। बाद में प्रगतिशील कलाकार समूह से ही राम कुमार जुड़ते हैं, जिन्होंने विभाजन पर बहुत महत्वपूर्ण चित्र बनाए और पहले वो आकृति मूलक रचनाकार थे। और आपको पता है कि राम कुमार बहुत अच्छे कहानीकार और उपन्यासकार भी थे। तो उन्होंने कहानियों और उपन्यासों में विभाजन की त्रासदी को अंकित किया था। फिर कृष्ण खन्ना थे, जिनकी पृष्ठभूमि अविभाजित भारत से थी। राष्ट्रीय स्तर पर एक नए कला प्रवाह को जन्म दिया और वो उस समूह ने ये संदेश दिया कि अगर हमें कला को जीना है, कला को बरतना है, तो खुली आंखों से अपने समय को देखना है, अपने समाज को देखना है और उसे महसूस करते हुए अंकित करना है। लेकिन उसमें महत्वपूर्ण बात यह है, और ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और मैं इस बात का हमेशा विरोध करता हूँ कि ठीक है कि सूजा का जो घोषणा पत्र था, वो घोषणा पत्र बताता है कि हमें प्रगतिशील मूल्यों को लेकर चलना है, लेकिन प्रगतिशील मूल्यों का मतलब वहाँ ये कतई नहीं था कि हम कला को किसी नारे में बदल देंगे। नहीं, हमें उस दुख को, उस अवसाद को महसूस करना है, कला में हमें वो बदलना है। और वो जाहिर है कलाकार हो या लेखक हो या रंगकर्मी हो, अगर उसमें कोई सपना नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है, कोई जीवन मूल्य नहीं है, कोई चिंता नहीं है और कोई लक्ष्य नहीं है, तो वो क्यों करेगा ये? उसको लेके तो उसे जीना पड़ता है ना। हम लिखते हैं और अपने समय का बहुमूल्य हिस्सा अगर लेखन को देते हैं तो उसके पीछे ये भाव तो है कि हम अपने समय में कुछ हस्तक्षेप कर सकें,
लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको मशीन की तरह बरतें। हम अपने लेखन को यंत्र बना दें। कार्यसूचियों पर रचनाएं नहीं होती। वो एजेंडा वो राजनीति का और आंदोलन का हो सकता है, हो सकता है। दोस्तों, लगभग हम लोग अंत की तरफ आ गए हैं बस, और अंत में हम चाहेंगे दो छोटी छोटी संक्षिप्त टिप्पणियां आप बताएं। एक तो पटना कलम को, जिसमें कि पहली बार भारतीय चित्रकला में आम लोग अंकिता लुहार है, इसको आप कहाँ रखना चाहेंगे, पहला। और दूसरा हम चाहेंगे कि जो अभी समकालीन कला परिदृश्य है, इसमें केंद्रीय बात आपको क्या लगती है, क्या अगर कहें कि उसको बताने लायक है? देखिए, पटना कलम तो जिसको कंपनी कलम भी कहा जाता है, अपने चित्रण के लिए बहुत महत्वपूर्ण कला शैली थी। और वो शैली और इसी की तरह अनेक शैलियां देश भर में जो प्रचलित हुई, ये सब मुगल दरबारों के चित्रकार थे जो बंदिशों के बाद जीविकोपार्जन के लिए बाहर आए और उन्होंने अपने अपने तरह से काम शुरू किया। तो भारत के मेले ठेले, भारत के रोजी रोजगार, भारत का कृषि, भारत के उत्सव और नाना तरह के जो जीवित चरित्र हैं समाज के, गाँव के, उनको अंकित करने की कोशिश की पटना कलम ने। लेकिन पटना कलम के साथ ये दिक्कत रही, और आज भी कला आलोचक जब इस पर बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि उनको कंपनी ने, यानी ब्रिटिशर्स ने उनको नसीहत दी थी पूरी कार्य योजना बना के कि उनको क्या क्या काम करना है। कार्यसूची थी और उस आधार पर उन्होंने काम किए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कार्यसूची देने के बाद भी वो बहुत स्वाभाविक और निष्ठावान कलाकार थे। उन्होंने जिन चित्रों की रचना की और जिन रूपाकारों को चित्रफलक पे रखा और जिस तरह के संयोजनों का, रंग योजना का और तुलिका घात की कुशलता का परिचय दिया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पटना कलम को भारतीय कला के विकास में एक बड़ा योगदान मानते हैं। और पटना कलम पर तो कई किताबें लिखी गई हैं। पटना कलम पर श्याम शर्मा की एक किताब ललित कला अकादमी ने छापी थी, और भी बहुत सारे लोगों ने की। इसी तरह से कालीघाट शैली है कलकत्ता की, जो अनेक चित्रकारों को, आधुनिक और समकालीन चित्रकारों को भी प्रेरणा देती रही है। तो ऐसी अनेक शैलियाँ आई और हो रही हैं। आज समकालीन का डिफाइनिंग उसका कैरेक्टर क्या नहीं, हालांकि बहुत बड़ा परिदृश्य है, आसान नहीं, लेकिन वो समकालीन, अब देखिए, मैं तो ये मानता हूँ और ये बात सही भी है कि आधुनिकता और समकालीनता में कोई बहुत अंतर नहीं है। वह कलाकार समकालीन नहीं हो सकता जो आधुनिक नहीं है। ये पहली बात ये है। और इस स्तर पर अब हमारे पास एक समृद्ध कला परंपरा है, इतने कलाकार समूह ने काम किया। और जिस यात्रा में अवनींद्रनाथ ठाकुर, जामिनी राय, रविन्द्रनाथ ठाकुर, गगनेंद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, मकबूल फिदा हुसैन, तैयब मेहता, FN सूजा, KH आरा, रामचंद्रन, ये KN पणिकर, अंजलि लीला मेनन, जतिन दास जैसे कलाकारों की एक लंबी विरासत है। और इसके साथ साथ ये है कि वैश्विक कला के स्तर पर नाना तरह के जो प्रयोग हो रहे हैं,
उन प्रयोगों की भी एक सीख है। तो कुल मिला के कला में तो ये है कि अपने समय को, अपने समाज को, अपने विरूपण को, अपने संवेगों को व्यक्त करने की चेष्टा की जाए, और इस दिशा में देश के अनेक हिस्सों के कलाकार अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है, और आधुनिक कला आंदोलन नामक किताब लिखते हुए, और मैं लंबे समय से चूँकि कला समीक्षा से जुड़ा रहा हूँ और देश और दुनिया की बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जानी हैं, उनको महसूस करते हुए ये बात तो अक्सर एहसास में आता है कि भारतीय कलाकारों को जिस निष्ठा समर्पण के साथ काम करना चाहिए, जितना अध्ययन मनन करना चाहिए, जितनी अपनी अंतर यात्रा करनी चाहिए, वो नहीं है, वो नहीं है। आप वान गॉग का नाम लें, रेम्ब्रांड का नाम लें, सीजा का नाम लें, मोने हैं, देगास हैं, रेनुआ हैं, या फ्रीदा काहलो या मार्क शागाल हैं, इसमें कोई कलाकार ऐसा नहीं है, इसमें कोई कलाकार ऐसा नहीं है जिस एक कलाकार के सामने अपनी इतनी लंबी यात्रा में किसी एक कलाकार को खड़ा कर सके। ये इतना बड़ा फर्क है, इतना बड़ा फर्क है। अगर एक्सप्रेशनिज्म आता है पश्चिम में, अभिव्यंजनावाद आता है, और उसके घोषणा पत्र में ये निर्धारित किया जाता है कि कलाकार को अपने अवसाद को व्यक्त करना है, अपने भीतर के संसार को खोल कर रख देना है, एक विषाद दृष्टि के साथ दुनिया को देखना है, तो कलाकार अपने एकांत में जाता है, उसी यंत्रणा को जीने की कोशिश करता है। और इस कोशिश में तो बहुत से सारे कलाकारों ने आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसमें वान गॉग ने तो कर ही ली। तो एक दृष्टि, एक विचार निर्धारित की गई, और उस निर्धारण के साथ उसी मानसिक अवस्था में कलाकारों को जाने दिया गया, और कलाकार ने उसको ग्रहण किया। ऐसा नहीं है कि कलाकार का कोई सार्वजनिक जीवन है और फैशन के लिए चित्र बना रहा है, और उस चित्र से उसके जीवन का और उसकी मानसिक प्रक्रिया का कोई संबंध नहीं है। बहुत गहरा है, हमारे यहाँ उसमें बहुत गहरा फांक है। हमने कला को, चित्रकला को एक फैशन बना के दीवार पर टांग देने का ही काम किया है, उसको जीने का नहीं किया है। यही स्थिति समकालीन साहित्य की भी है। हम बार बार सवाल उठाते हैं कि पठनीयता कम होगी। भाई पठनीयता क्यों नहीं कम होगी? जब लेखक के पास गहरा जीवनानुभव नहीं है, वो उन संतापों में अपने को नहीं डालता, उन आकांक्षाओं और सपनों को नहीं व्यक्त करता, तो पाठक को कैसे वो रचना आकर्षित करेगी? आज भी सबसे अधिक आधुनिक लेखकों में प्रेमचंद ही पढ़े जाते हैं, तो उसका कारण है ना कि वो हमारे सपनों और आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करते हैं, हमारे संघर्ष को थामते हैं, उसको आधार देते हैं, हम में कल के भविष्य का भरोसा पैदा होता है। तो यह जो सच है वो सारी कलाओं का सच है, सारी कलाओं का सच है। तो ये प्रयत्न करना पड़ेगा। इस स्तर पर कुछ अलग अलग पट्टियां हैं, जैसे केरल है, जैसे कर्नाटक के कुछ इलाके हैं, या आज भी बंगाल का कुछ इलाका है, महाराष्ट्र में भी एक हल्का ऐसा है जहाँ अच्छे काम हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो रहे हैं, अच्छे कलाकार अब भी हैं, लेकिन जितना बड़ा ये देश है उसके हिसाब से अत्यल्प हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है, और ये विशेष तौर पर
मुझे महसूस होती है और ये बात कहनी चाहिए कि भारत की प्राचीन जो कला है, जो आदिवासी कला है, जो भारत की लोक कला है, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। उसमें बहुअर्थिता है, बहुव्यंजना है, अनुभूति की गहराई है और उनका संबंध हमारे आमो खास के संस्कारों से है। तो देश के अनेक हिस्सों के कलाकार अपनी अपनी लोक कला शैलियों को, उनके रूपकों को आधार बनाकर उनको समकालीन प्रासंगिकता देते रहते हैं, लेकिन हिंदी पट्टी के बड़े हिस्से में लगभग इससे पीछा छुड़ा लिया गया है। आधुनिक कलाकार या समकालीन कलाकार इसी बात में खुश रहता है कि लोग उसके काम को नहीं समझ पाते, वो पहली समझते हैं। वो जैसे जैसे वो अबूझ होता जाएगा वैसे वैसे वो अपने को बड़ा समझने लगता है। ऐसी मूर्खताएं हमारे यहाँ चलन में हैं और ये भयानक स्थिति है। और हमारे तथाकथित आधुनिक और समकालीन कलाकार लोक कलाकारों से, आदिवासी कलाकारों से दूरी पर रखते हैं, उनको हेय दृष्टि से देखते हैं, उनको कलाकार मानते ही नहीं हैं। ये बहुत बड़ी त्रासदी है। तो जो सही अर्थों में अपने जीवन को व्यक्त कर रहा है, जिसकी शक्ति से वो जी रहा है और उसके जीवन का हर क्षण जिस चेतना से संचालित हो रहा है, उसी चेतना को सक्रिय करते हुए जो कलाकार काम करता है वो आपके लिए तमाशा है, हैं? तो मैं तो ये कहूँगा और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि भैया पहले स्थानीय होइए, उसके बाद आप राष्ट्रीय होइए और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय होइए। लेकिन हमारे कलाकारों की विडंबना ये है कि वो सबसे पहले ही अंतर्राष्ट्रीय होना चाहते हैं, जैसे कि उनका कोई जड़ मूल नहीं है, कोई उनकी स्थानीयता नहीं है। और फिर एक बात तो कही जानी चाहिए और ये बात मैं भी मानता हूँ कि जैसे लेखक आकाश से नहीं टपकता या रंगकर्मी आकाश से नहीं आता, वैसे ही चित्रकार भी आकाश से नहीं आता। वो भी इसी धरती का है, उसे भी दुख सुख व्यापे हैं, संतापों को झेला है, उसने भी सपने पाले और उसके सपने खंडित हुए। तो उसके कामों में उनकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, लेकिन फैशन की तरह नहीं। वो अपने काम का लक्ष्य बनाकर उसको करे और उसको जीने का प्रयत्न पहले करे। तो ये चीज़ें ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं कि स्थानीय कला परंपराएं जो हमारी हैं, स्थानीय जो रूपक हैं, जो प्रतीक हैं, मेटाफर हैं, वो लगभग गायब हैं। अब उदाहरण के तौर पे हम बताएं, मूर्ति शिल्पी हैं, मूर्तिकार हैं, तो आप खुद देखिए कि जो हमारे अंचल की जो संस्कृति है, जो रूपक हैं, जो सांस्कृतिक प्रतीक हैं, उनके विलुप्त होने को किस तरह से नया अर्थ दे रहे हैं। तो ऐसे कलाकार भी हैं जो काम कर रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें विलुप्त हो जाएंगी, ये सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा तो हम कहाँ खोजने जाएंगे। और हम वैसा अभागा मनुष्य क्यों होना चाहेंगे जिसकी कोई जातीय पहचान नहीं है, सांस्कृतिक जड़ें जिसकी नहीं हैं। तो ये हम अगर नहीं होना चाहेंगे तो ये बहुत ज़रूरी है कि चित्रकार अपनी परंपरा से, अपने प्रतीकों से, अपने रूपकों से जुड़ें और दोनों स्तरों पर जुड़ें। आकृति मूलक चित्रकार के स्तर पर भी और अमूर्त चित्रकार के स्तर पर भी। अब वो छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं, तो आदिवासी जब मरते हैं तो उनकी अंत्येष्टि के बाद एक टीला जैसा बना दिया जाता है मिट्टी से, जिसको ढूह कहेंगे।
और भिलाई बस्तर के इलाके में आप जाएं तो उस तरह के ढूह आपको चारों तरफ दिखाई देंगे। और योगेंद्र त्रिपाठी हैं, बहुत अच्छे अमूर्त चित्रकार हैं। उन ढूहों के प्रतीकों से योगेंद्र त्रिपाठी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आकृति मूलकता में ही इस तरह के प्रतीकों को सुरक्षित रखा जा सकता है, वो अमूर्तन में भी संभव है। क्योंकि ये आप समझिए, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आकृति मूलकता की भी सिद्धि अमूर्तन हो जाने में ही है। अंततः सिद्धि अमूर्तन में ही है। अमूर्तन का लक्ष्य आकृति मूलकता नहीं है, लेकिन आकृति मूलकता का लक्ष्य अमूर्तन ही है। अमूर्तन से अगर भाषा के स्तर पर देखें तो मौन की भंगिमा से है। साहित्य में भी वही संवाद और वही नरेशन ज़्यादा प्रभावी होता है जहाँ वाक्य टूटते हैं, जहाँ मौन की व्यंजना होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो यही बातें हैं, और ये इतना बड़ा विषय है इस पर और बात कि थोड़ी बहुत बातचीत में इस पर रोशनी नहीं डाली जा सकती। फिर भी मैंने यथासंभव जो सूत्र आए मेरी समझ में, उस पर हमने थोड़ी बहुत बात की। आपने मुझे इज्जत बख्शी और इस योग्य समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे ज्योतिष जोशी जी। बहुत महत्वपूर्ण बातें की और अपने ढंग से व्याख्यायित किया कि कलाकार अपने स्थानीय परंपराओं से जुड़े, अपने समय में रहे, साथ में उसका अतिक्रमण भी करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, हम जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए अतिथि के साथ, किसी नए व्यक्ति के साथ। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।